नमस्कार, मैं हूं वीडी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स के विभिन्न प्रावधानों पर। पिछले एपिसोडों में मैंने बहुत से सेक्शन में चर्चा की है। आज का सब्जेक्ट है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अंडर सेक्शन 194R। ये सेक्शन क्या है? यह सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2022 को, वाइट फाइनेंस एक्ट 2022। यह सेक्शन ये प्रावधान करता है कि जो भी व्यापारी है या प्रोफेशन है, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यदि अपने चैनल पार्टनर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या जो भी बिजनेस से एसोसिएटेड हैं उनको कोई बेनिफिट देते हैं और या परक्विजिट देते हैं, उस पर टीडीएस कटेगा। तो ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 2022 में, जिसमें रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स 10% है। तो ऑब्जेक्ट इस सेक्शन का क्या है? टू टैक्स ऑन बेनिफिट एंड परक्विजिट्स प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, टू टैक्स ऑन रेसिपेंट्स ऑन नॉन मॉनेटरी और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, to plug loopholes where income could otherwise go untaxed, to create deterrent against tax evasion practices, to promote a fair and equitable tax system in fostering transparency and accountability। ये बेसिक पर्पज है इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का। जैसे हम जानते हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए और उसकी उन्नति करने के लिए जो व्यापारी है वो भिन्न भिन्न तरीके की स्कीम इंट्रोड्यूस करता है। उनको प्राइस देता है, उनको स्कीम इंट्रोड्यूस करता है, इंसेंटिव देता है और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जब देखा गया कि बहुत सारी ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो रेसिपेंट है उसके हाथ में टैक्स नहीं लगता और वो टैक्स फ्री हो जाता है, तो इस पर्पज़ से ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया और इसके अंतर्गत जो भी रेसिपेंट है जिसको कि इसका बेनिफिट मिल रहा है, परक्विजिट मिल रहे हैं, वो उस पर टैक्स हो, इसका बेसिक प्रावधान है। और टैक्स लगे रहा, टैक्स के लिए टीडीएस का प्रोविज़न किया कि भाई 10% आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक पर्पज है सेक्शन का। Moreover, this section mandate the deduction of tax at source on any benefit or perquisite provided in the course of business or profession activities and ensures that the recipients of non-monetary or indirect benefit from the business or profession from the are taxed appropriately, thus closing positional loopholes where income could otherwise go untaxed। तो बेसिक पर्पज ये है। मोरओवर, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स में बताया, इसके इंट्रोडक्शन के बाद इट्स इम्प्लीमेंटेशन सर्व्स ए डिटरमेंट अगेंस्ट द टैक्स एवेजन प्रैक्टिसेस, प्रमोटिंग ए फेयर एंड इक्विटेबल टैक्स सिस्टम इन फोस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये इसका प्रावधान है। क्यों सेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या रेट ऑफ टैक्सेशन है और किस पर टैक्स लगेगा। अब व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ दिस सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये किस पर लागू होगा। तो दिस सेक्शन इज अप्लाई एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू ए रेजिडेंट एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट arising from business or exercise of a profession by such resident and includes, ये जो सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो रेजिडेंट के लिए है जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट और नॉन बेनिफिट दोनों इंक्लूड हैं। तो जैसे नॉन बेनिफिट गिफ्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है लेकिन आर्टिकल की तरफ से, काइंड की तरफ से वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो क्या क्या चीज़ इसके इंक्लूड होगी? नंबर 1, incentive from other than discount or rebate in cash or kind such as car, telephone, computer, motorcycle, gold coins, mobile phones etc। जैसे इंसेंटिव अदर देन डिस्काउंट और रिबेट, इसका मतलब ये है जैसे हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, जैसे आपने 10,000 रुपये का माल बेचा,
आपने 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो इस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये एप्लीकेबल किस पे होगा कि आपने कहा कि आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा और 1 लाख रुपए के माल खरीदने के बाद हम आपको एक मोबाइल देंगे, या और ज़्यादा कंसिडरेशन है 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा तो हम आपको और बड़ी फैसिलिटी देंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके साथ साथ और जैसे इंसेंटिव है, ए ट्रिप फॉर द रेसिपिएंट अपॉन अचीविंग टारगेट। आपने एक स्कीम बनाई कि भाई आप इतना टारगेट अचीव करेंगे तो हम आपको दुबई का ट्रिप लगा के देंगे या अमेरिका भेजेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है इसके अंदर इंक्लूड होती है। फ्री टिकट, इवेंट एंड एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल सैंपल्स टू डॉक्टर को बहुत सारे सैंपल देते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फ्री सैंपल्स और प्रमोशनल आइटम्स, लोन्स और एडवांस गिवन इन ए नेचर ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका 50,000 रुपये का आपने लोन दे रखा है और आप उसको कहते हैं कि बेटा तू ये अचीव कर, इतना टर्नओवर लेके आ, बिजनेस को इतना प्रमोट कर, तो तेरा जो लोन है वो हम वेव कर देंगे, तो वो भी इसके अंदर आएगा। मार्केटिंग थ्रू मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैन्युफैक्चरर कंपनी प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट्स टू द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर मार्केटिंग डेवलपमेंट, सच प्रोडक्ट्स फास्ट एज ए बेनिफिट और परक्विजिट्स इफ नॉट रिटर्न बैक टू द मैन्युफैक्चरर अदरवाइज नॉट। इसका मतलब क्या है कि आप जो सोशल मीडिया में आप अपनी टर्नओवर बढ़ाने के लिए जो इन्फ्लुएंसर है उसको आप इंसेंटिव देते हैं। उनको एक मोटर कार दे दिया आपने और कहा कि आप हमारी टर्नओवर को, हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करो और लॉन्च करके इसको टर्नओवर बढ़ाओ हमारी। और जो मोटर कार आपने दी, यदि वो मीडिया इन्फ्लुएंसर को वापस नहीं करता है आपको आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, तो वो मोटर कार उस इंसेंटिव के अंदर आएगी। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ पॉकेट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, इसमें भी यदि जो खर्चा है वो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है तो वो आपके परक्विजिट ऑफ बेनिफिट्स के अंदर आएगा। तो इसलिए हमें देखना होगा कि जैसे एलिजिबल अमाउंट एक्स है लेकिन आदमी ने खर्च कर दिया x+1, तो x+1 जो एक्सपेंडिचर है वो इसको परक्विजिट या बेनिफिट्स के अंदर आएगा। अब हम इसका वैल्यूशन कैसे करेंगे? वैल्यूशन के लिए जो सिंपल फार्मूला है, यदि आपकी जो नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स है, जैसे आप परक्विजिट्स दे रहे हैं, मोटर कार दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, एटसेट्रा दे रहे हैं, तो ये सब जो आपकी परचेज प्राइस है वो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू की गणना करने के लिए जो इस पर जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और यदि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो आप जो नॉर्मल कस्टमर को बिलिंग कर रहे हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस ढंग से बनेगी। तो नेक्स्ट इशू आता है इसमें डीलर कॉन्फ्रेंसेज विच आर अरेंज फॉर इंसेंटिव बेनिफिट टू सेलेक्ट डीलर कस्टमर हु हैव अचीव पर्टिकुलर टारगेट। जैसे मैंने वैसे आपको बताया, तो हम जो कॉन्फ्रेंसेज करते हैं उसके ऊपर जो बेनिफिट मिलता है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। जब हम कोई कॉन्फ्रेंसेज करते हैं, डीलर कॉन्फ्रेंसेज करते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज करते हैं और उनको हम एक लजीज मैं कहते हैं कंफर्टेबल जोन देते हैं, लेजर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर जो खर्चा है और उसमें फैमिली मेम्बर भी उसको भी एंजॉय करते हैं, तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर जो खर्चा किया है, उनका जो स्टे है, वो सब आपकी बेनिफिट और परक्विजिट्स में आएंगे। अब ये सेक्शन किन पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किन पर एप्लीकेबल नहीं होता? ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होता जहां आपकी बेनिफिट और परक्विजिट 20,000 रुपये से कम है। जो छोटे असेसी हैं, छोटे करदाता हैं और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से कम है, ऐसी प्रोफेशन में जिनकी प्रोफेशन रिसीव 50 लाख रुपये से कम है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब बहुत सारी जो डीलर कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और डीलर कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ यदि आपको अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो जो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। इसके अंदर ये निम्न इंक्लूड है: डीलर कॉन्फ्रेंसेज विच आर अरेंज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू एजुकेट डीलर्स कस्टमर ऑन द फॉलोइंग्स। ए, लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, आपका नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं,
obtaining order from the dealer or customer, teaching new sales technique to the dealer, addressing query from the dealers, reconciliation from accounts. However, such conferences must not be like incentive benefit to select dealers, customer who have achieved particular target. यदि आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करने के लिए दे रहे हैं, मार्केट टेक्निक को बताने के लिए कर रहे हैं, तो ये उस कॉन्फ्रेंस पे किया हुआ खर्चा इसमें कवर नहीं होगा। इसी तरीके से वन टाइम लोन सेटलमेंट विद द बोरोवर्स, waivers of loan granted on reaching settlement with borrowers by public financial institution, scheduled bank, cooperative बैंक। यदि आपका किसी बैंक के साथ सेटलमेंट हो रहा है और वो वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है और बिजनेस के कंसिडरेशन में है, तो जो वन टाइम सेटलमेंट है और उसमें आपको जो रिबेट मिल रही है वो परक्विजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी तरीके से it is clarified that with regard to the benefit perquisite provided in a group activity and it is difficult to allocate benefit to each participant, then the provider may at his option abstain from claiming such expenses as deductible expenditure for calculating his total income। इसका मतलब ये है कि यदि आपने कोई कॉन्फ्रेंस की, कोई इवेंट अरेंज किया और उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट वाइज आप ये एलोकेट नहीं कर सकते कि किस मिस्टर ए के ऊपर कितना खर्चा किया, मिस्टर बी के ऊपर कितना खर्चा हुआ, मिस्टर सी के ऊपर कितना खर्चा हुआ। तो ऐसे संदर्भ में यदि आपने कोई खर्चा किया है और आप उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम ना करें तो उस पर टीडीएस की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से this section will not also applicable on benefit perquisite provided by an organization in the scope of the United Nations Privilege and Immunity Act 1947, an international organization whose name is exempted under the specific act of parliament, an embassy, a high commission, legislation, trade representation and consulate of a foreign state, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसकी हमें एक रिटर्न भरनी पड़ती है, वो रिटर्न ऑफ टैक्स डिटेक्ट सोर्स होती है इन फॉर्म नंबर 26Q विद इन स्पेटुलेटेड टाइम एज प्रोवाइडेड इन द लॉ। यदि आप टैक्स नहीं काटते हैं, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो आपने जो खर्चा किया है वो सारा खर्चा, जो खर्चा किया है उसका 30% आपकी इनकम की कंपुटेशन में डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये सारे प्रोविज़न हैं। हालांकि ये सेक्शन हमको देखने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जो भी व्यापारी हैं, जो भी कंपनी हैं, जो अपना बहुत बड़ा जिनका नेटवर्क है, अपने डीलर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उसको हमें ये टेक करनी पड़ेगी और उसको टीडीएस काटना पड़ेगा ताकि आपको पूरा खर्चा मुआवजा मिल जाए। इस संदर्भ में आपको कोई मुझसे पूछना है, कोई क्लेरिफिकेशन है, तो आप मेरे मोबाइल पर पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पर पहुंच सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।